सिकंदर उस्मान के साथ होने वाली गुफ्तगू के बाद वो सारी रात उस तमाम मामले के बारे में सोचता रहा। पहली बार उसे हल्का सा अफसोस और पछतावा हुआ था। उसे इमामा हाशिम को उसके कहने पर फ़ौरन तलाक दे देनी चाहिए थी। फिर शायद वो जलाल के पास चली जाती और वो दोनों शादी कर लेती। इमामा के लिए बेहद नापसंदीदगी रखने के बावजूद उसने पहली बार अपनी गलती तस्लीम की। उसने दोबारा मुझसे रब्ता नहीं किया। वो तलाक लेने के लिए कोर्ट नहीं गई। उसके ख़ानदान वाले भी अभी तक उसे ढूंढ नहीं सके। वो जलाल अंसर के पास भी नहीं गई। तो फिर आखिर वो गई कहाँ? क्या उसके साथ कोई हादसा? वो पहली बार बहुत संजीदगी से, किसी नाराज़गी या गुस्से के बगैर उसके बारे में सोच रहा था। ये तो मुमकिन नहीं है कि मुझसे इतनी शदीद नफ़रत और नापसंदगी रखने के बाद मेरी बीवी के तौर पर कहीं खामोशी की ज़िंदगी गुजार रही हो। फिर आखिर क्या वजह है कि इमामा किसी के साथ भी दोबारा रब्ता नहीं कर रही? अब तक जब 1 साल से ज़्यादा गुजर गया है, क्या वो वाकई हादसे का शिकार हो गई है? क्या हादसा पेश आ सकता है उसे? उसके बारे में सोचते सोचते उसकी ज़हनी रूह एक बार फिर बहकने लगी। अगर कोई हादसा पेश आ गया है तो मैं क्या करूं? वो अपने रिस्क पर घर से निकली थी और हादसा तो किसी को किसी भी वक्त पेश आ सकता है। फिर मुझे उसके बारे में इतना फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है? पापा ठीक कहते हैं, जब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर मुझे उसके बारे में इतना तजस्सुस भी नहीं रखना चाहिए, ख़ास तौर पर एक ऐसी लड़की के बारे में जो इस हद तक एहसान फरामोश हो, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो और जो मुझे इतना घटिया समझती है। उसके साथ जो भी हुआ होगा ठीक ही हुआ होगा, वो उसी काबिल थी। उसने उसके बारे में हर ख्याल को जहन से झटकने की कोशिश की। कुछ देर पहले की तासुफ अमेज़ संजीदगी वो अब महसूस नहीं कर रहा था, न ही उसे किसी किस्म के पछतावे का एहसास था। वो वैसे भी छोटी मोटी बातों पर पछताने का आदी नहीं था। उसने सुकून के आलम में आंखें बंद कर ली। उसके जहन में अब दूर दूर तक कहीं इमामा हाशिम का तस्वर मौजूद नहीं था। कभी वैनडेम गए हो? उस दिन यूनिवर्सिटी से निकलते हुए माइक ने सालार से पूछा। एक दफ़ा। कैसी जगह है? माइक ने सवाल किया। बुरी नहीं है, सालार ने तबसरा किया। इस वीकेंड पर वहाँ चलते हैं। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत दिलचस्पी है उस जगह में, वो अक्सर जाती है, माइक ने कहा। तो तुम्हें तो फिर उसके साथ ही जाना चाहिए, सालार ने कहा। नहीं, सब लोग चलते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा, माइक ने कहा। सब लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस बार दानिश ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जितने दोस्त भी हैं सब, मैं, सालार, तुम, सेठी और साद। साद को रहने दो, वो नाइट क्लब के नाम पर कानों को हाथ लगाने लगेगा या फिर एक लंबा चौड़ा आवाज़ देगा, सालार ने मुदाखलत की। तो फिर ठीक है, हम लोग ही चलते हैं, दानिश ने कहा। सैंड्रा को भी इनवाइट कर लेते हैं, सालार ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। इस वीकेंड पर वो सब वहाँ गए और 3-4 घंटों तक उन्होंने वहाँ खूब एंजॉय किया। अगले रोज़ सालार सुबह देर से उठा। वह भी लंच की तैयारी कर रहा था जब साद ने उसे फ़ोन किया। अभी उठे हो? साद ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा। हाँ, 10 मिनट पहले। रात को देर तक बाहर रहे होंगे, इसलिए साद ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, हम लोग बाहर गए हुए थे। सालार ने दानिस्ता तौर पर नाइट क्लब का नाम नहीं लिया। हम लोग कौन? तुम और सैंड्रा? नहीं, पूरा ग्रुप ही, सालार ने कहा। पूरा ग्रुप? मुझे लेकर नहीं गए? मैं मर गया था, साद ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हमें, सालार इत्मीनान से कहा। बहुत घटिया आदमी हो तुम सालार, बहुत ही घटिया। ये दानिश भी गया था? हम सब माय डियर, हम सब, सालार ने इसी इत्मीनान के साथ कहा। मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम लोग? सालार की खफगी में कुछ और इजाफा हो। तुम अभी बच्चे हो, हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते, सालार ने शरारत से कहा। मैं अभी आकर तुम्हारे टांगे तोड़ता हूँ, फिर तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चा बड़ा हो गया है। मजाक नहीं कर रहा यार, हमने तुम्हें साथ जाने को इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम जाते ही नहीं। इस बार सालार वाकई संजीदा हुआ। क्यों? तुम लोग दोज़ख में जा रहे थे कि मैं वहाँ न जाता? साद के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। कम अज़ कम तुम उसे दोज़ख ही कहते हो। हम लोग नाइट क्लब गए हुए थे और तुमको वहाँ नहीं जाना था। क्यों? मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना था? साद के जवाब ने सालार को कुछ हैरान किया। तुम साथ चलते? ऑफ कोर्स, मगर तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना था? ना तुम ड्रिंक करते हो, ना डांस करते हो, फिर वहाँ जाकर तुम क्या करते? हमें नसीहतें करते?
ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ڈرنک اور ڈانس نہیں کرتا مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی ہے، میں انجوائے کرتا، سعد نے کہا۔ مگر ایسی جگہوں پر جانا اسلام میں جائز نہیں ہے، سالہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمحے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تم سے کہہ رہا ہوں صرف آؤٹنگ کی غرض سے جاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا، اوکے اگلی بار ہمارا پروگرام بنے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے لیں گے، بلکہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتا، ہم سب نے واقعی بہت انجوائے کیا، سالار نے کہا۔ چلو اب میں کر بھی کیا کر سکتا ہوں، خیر آج کیا کر رہے ہو؟ سعد اب اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ 10-15 منٹ تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، پھر سالار نے فون بند کر دیا۔ تم اس ویکینڈ پر کیا کر رہے ہو؟ اس دن سعد نے سالار سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں موجود تھی۔ میں اس ویکینڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں سینڈرا کے ساتھ، سالار نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ سعد نے پوچھا۔ اس کے بھائی کی شادی ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔ واپس کب آؤ گے؟ اتوار کی رات کو۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مجھے دے جاؤ، میں 2 دن تمہارے اپارٹمنٹ پر گزاروں گا۔ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنی ہے اور اس ویکینڈ پر وہ چاروں ہی گھر ہوں گے، وہاں بڑا رش ہوگا، میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا، سعد نے کہا۔ اوکے تم میرے اپارٹمنٹ میں رہ لینا، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسے سینڈرا کے ساتھ جمعہ کی رات کو نکلنا تھا۔ سالار کا بیگ اس کی گاڑی کی ڈکی میں تھا۔ ایک اتفاق ہی تھا کہ سینڈرا کو عین آخری وقت میں چند کام نپٹانے پڑ گئے اور وہ جو سرشام نکلنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے ان کا پروگرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ سینڈرا پیئنگ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی اور اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا، اسے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنا پڑا۔ رات کو تقریباً 11 بجے سینڈرا کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد اپارٹمنٹ چلا آیا۔ اس نے سعد کو ایک چابی دی تھی، دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لانگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والے کہکے اور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ سعد کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ جتنا مذہبی آدمی تھا اس سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اندر داخل نہیں ہوا، قدرے بے یقینی سے واپس مڑ گیا اور تب اس کی نظر لانگ روم کی ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی۔ وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے تھے، وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے واپس نکل آیا۔ اس کے لیے بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا، بالکل ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کیے ہوئے اسی طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے پی ہوئی ہے اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا۔ اسی فریزر اور کچن میں جہاں کا وہ پانی تک پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یا بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے، اور ایک لڑکی امامہ تھی جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی اور بنتے پھرتے سچے مسلمان۔ نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ تنفر سے سوچا، منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سینڈرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سالار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے دانش کے پاس آنے اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات کو جب وہ واپس نیو اپنے اپارٹمنٹ آیا تو سعد وہاں نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے پتہ چلتا کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی۔
वाइन की वो बोतल भी उसे कहीं नहीं मिली। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ पूरे अपार्टमेंट का तफसीली जायज़ा लेता रहा। वहाँ मौजूद हर चीज़ वैसे ही थी जैसे वो छोड़ कर गया था। सालार ने अपना सामान रखने के बाद साद को फ़ोन किया। कुछ देर रस्मी बातें करते रहने के बाद वो मौजू पर आ गया। फिर अच्छी रही तुम्हारी स्टडीज़, असाइनमेंट बन गए? हाँ यार, मैं तो 2 दिन अच्छा खासा पढ़ता रहा, असाइनमेंट तकरीबन मुकम्मल कर लिए। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? साद ने जवाबन पूछा। बहुत अच्छा। कितनी देर में पहुंच गए थे वहाँ? रात को सफ़र करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? साद ने सरसरी से लहजे में पूछा। नहीं, रात को सफ़र नहीं किया। क्या मतलब? मतलब एक ये फ्राइडे की रात को नहीं, सैटरडे की सुबह गए थे हम लोग वहाँ, सालार ने बताया। तुम फिर सैंड्रा की तरफ रहे थे? नहीं, दानिश के पास। क्यों? यहाँ आ जाते अपने अपार्टमेंट पर। आया था, सालार ने बड़े इत्मीनान से कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सालार दिल ही दिल में हंसा। साद के पैरों नीचे से यकीनन उस वक्त ज़मीन निकल गई थी। आए थे? कब? इस बार वो बेख्तियार हिकलाया। 11 बजे के करीब। तुम उस वक्त किसी लड़की के साथ मसरूफ़ थे। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वहाँ से वापस आ गए। वो अंदाज़ा कर सकता था कि साद पर उस वक्त सख्ता तारी हो चुका होगा। उसके वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था कि सालार इस तरह उसका भांडा फोड़ देगा। वैसे तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया नहीं? उसने मज़ीद कहा। साद को सांस लेने में जितनी वक्त हो रही होगी वो अंदाज़ा कर सकता था। बस वैसे ही मिलवा दूंगा, उसने दूसरी तरफ से बेहद मध्यम और माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। मगर तुम किसी और से उसका जिक्र मत करना, इसने एक ही सांस में कहा। मैं क्यों जिक्र करूंगा? तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सालार उसकी कैफियत समझ सकता था। उसे इस वक्त साद पर कुछ तरस आ रहा था। उस रात साद ने चंद मिनटों बाद ही फ़ोन रख दिया। सालार को उसकी शर्मिंदगी का अच्छी तरह अंदाज़ा था। उस वाक़े के बाद सालार का ख्याल था कि साद दोबारा कभी उसके सामने अपनी मजहबी अक़ीदत और वाबस्तगी का जिक्र नहीं करेगा। मगर उसे देखकर हैरत हुई कि साद में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अब भी उसी शद व मत से मजहब पर बात करता, दूसरों को टोक देता, नसीहतें करता, नमाज पढ़ने की हिदायत देता, सदका खैरात देने के लिए कहता, अल्लाह से मोहब्बत के बारे में घंटों बोलने के लिए तैयार रहता, और मज़हब के बारे में बात कर रहा होता तो किसी आयत या हदीस का हवाला देते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते। उसके ग्रुप के लोगों के साथ और बहुत से लोग साद से बहुत मुतासिर थे और उसके किरदार से बहुत मरबूब, और अल्लाह से उसकी मोहब्बत पर रश्क का शिकार एक मिसाली मुस्लिम। जवानी की मसरूफ़ ज़िंदगी में भी उसमें कोई शक नहीं था कि साद बात करना जानता था। उसका अंदाज़ बयां बेहद मुतासिर कुन था। वो इसके शनासा लोगों में सिर्फ सालार था जिस पर उसकी नसीहत कोई असर नहीं करती थी, जो उससे ज़्यादा बराबर मुतासिर नहीं था और न ही किसी रिश्क का शिकार। जिसे साद की दाढ़ी उसके दीन लिए इस्तकामत का यकीन दिलाने में कामयाब हुई थी, न ही दूसरों के लिए उसका अदब एहतराम, उसका नरम अंदाज़ गुफ्तगू। इमामा से मजहबी लोगों के लिए उसकी नापसंदगी का आगाज़ हुआ था। जलाल ने उसे आगे बढ़ाया था और साद ने उसे इंतहा पर पहुंचा दिया था। उसका ख्याल था कि मजहबी लोगों से बढ़कर मुनाफिक कोई दूसरा नहीं होता। दाढ़ी रखने वाला मर्द और पर्दा करने वाली औरत किसी भी किस्म की बल्कि हर किस्म की बुराई का शिकार होती हैं, और उन लोगों से ज़्यादा जो खुद को मजहबी नहीं कहते। इत्तिफाक से मिलने वाले तीनों लोगों ने उसके यकीन को मुस्तहकम किया। इमामा हशम, पर्दा करने वाली लड़की, और एक लड़के के लिए अपने मंगेतर, अपने ख़ानदान, अपने घर को छोड़कर रात में फरार हो जाने वाली लड़की। जलाल अंसर, दाढ़ी वाला मर्द, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर नाते पढ़ने वाला, और एक लड़की से अफेयर चलाने वाला और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़कर एक तरफ हो जाने वाला, फिर दीन अलग दुनिया अलग कर बात करने वाला। साद जफ़र के बारे में उसकी राय एक और वाक़या से और ख़राब हुई। एक दिन उसके अपार्टमेंट पर आया हुआ था। सालार उस वक्त कंप्यूटर ऑन किए अपना काम करते हुए उससे बातें करने लगा। फिर उसे कुछ चीज़ें लाने के लिए अपार्टमेंट से करीबी मार्केट जाना पड़ा और उसे पैदल वहाँ आने जाने और शॉपिंग करने में 30 मिनट लगे थे। साद उसके साथ नहीं आया था। जब सालार वापस आया तो साद कंप्यूटर पर चैटिंग में मसरूफ़ था। वो कुछ देर मज़ीद उसके पास बैठा गुपशुप करता रहा, फिर चला गया। उसके जाने के बाद सालार ने लंच किया और एक बार फिर कंप्यूटर पर आकर बैठ गया।
وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا۔ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھی۔ سعد نے جن چند ویب سائٹس کو دیکھا تھا وہ فورنوگرافی سے متعلق تھی۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست کے ان پیجز دیکھنے یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔ پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی کی کچھ تقریبات میں شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اس سے مایوسی ہوئی۔ ایک کیا بات ہے، تم بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے، سکندر نے کہا۔ پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں کہ میں اس طرح موٹا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں۔ معیز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا اور دیکھو سالہ کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن اسکیئنگ کے لیے کہیں جانا چاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے، وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آ کے کسی آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کروں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکیئنگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ پیک پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائنگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور کھنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک کھانے کا اثر تھا یا پیک کا، فوری طور پر اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ایک دم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار کیک کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی، وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہی اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔
وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے اور رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو سحپیر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پایا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوا لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کمان وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پہلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جو تو بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈ کال سننے لگا۔ چند کال سعد کی تھی جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی صدماتیں سنائی تھی۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ اس سے ملے بغیر اسکیئنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھی۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھی۔ وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھی۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر اور کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ ایک کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لیے اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی شدید درد کی گرفت میں تھا اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ ایک شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والی درد کی ٹھیسوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب 2 بار نیند کی آغوش میں گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریک تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی۔ وہ غنودگی کی کسی درمیانی کیفیت میں گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ پا رہا تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کمبل اس کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ وہ جسمانی طور پر خود کو اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اوڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر وہ درد محسوس ہونے لگا۔ اس کی کراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا اور اس سے پہلے کہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا اسے ایک زور کی ابکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ غشی کے عالم میں بھی اپنے کپڑے اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لڑکھڑے ہوئے بے بس تھا۔
उसे अपना पूरा वजूद मफलूज महसूस हो रहा था। बेजान सी हालत में वो इसी तरह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो इर्द गिर्द के माहौल से मुकम्मल तौर बेनियाज हो चुका था। गशी की कैफियत में कराहों के साथ उसके मुंह में जो कुछ आ रहा था वो बोलता जा रहा था। गशी का ये सिलसिला कितने घंटे जारी रहा था उसे याद नहीं। हाँ, अलबत्ता उसे ये जरूर याद था, उसकी कैफियत के दौरान उसे एक बार यूं महसूस हुआ था जैसे वो मर रहा है, और इसी वक्त जिंदगी में पहली बार मौत से अजीब सा खौफ महसूस हुआ था। वो किसी न किसी तरह फोन तक पहुंचना चाहता था, वो किसी को बुलाना चाहता था, मगर वो बिस्तर से नीचे नहीं उतर सका। शदीद बुखार ने उसे मुकम्मल तौर मफलूज करके रख दिया था, और फिर बलाखिर वो खुद ही इस कैफियत से बाहर आ गया था। उस वक्त रात का पिछला पहर था जब वो उस गनुदगी से बाहर निकला था। आंखें खोलने पर उसने कमरे में वही तारीकी देखी थी, मगर उसका जिस्म अब पहले की तरह गर्म नहीं था। कब की मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। उसके सर और जिस्म में होने वाला दर्द भी बहुत हल्का था। कमरे की छत को कुछ देर घूरने के बाद उसने लेटे लेटे अंधेरे में साइड लैंप को ढूंढकर ऑन कर दिया। रोशनी ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों को चंदिया कर बंद हो जाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आंखों के बंद पेवटों को छुआ। वो सूजे हुए थे, आंखों में चुभन हो रही थी। सूजे हुए तमाम पेवटों को बमुश्किल खुले रखते हुए अब इर्द गिर्द की चीजों पर गौर करता रहा था और अपने साथ होने वाले तमाम वाक़यात को याद करने की कोशिश कर रहा था। हल्के हल्के झमाकों के साथ उसे सब कुछ याद आता जा रहा था। उसे बेख्तियार अपने आप से घिन आई। बेड पर बैठे बैठे उसने अपने शर्ट के बटन खोलकर उसे उतार कर फेंक दिया। फिर लड़खड़ाते हुए बेड से उतर गया और कंबल और बेडशीट भी खींचकर उसने बेड से उतार कर फर्श पर डाल दिए। उन्हीं लड़खड़ाते कदमों के साथ वो सोचे समझे बगैर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में मौजूद बड़े आईने के सामने अपने चेहरे पर नजर पड़ते ही उसे जैसे शॉक लगा था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और उनके गिर्द पड़ने वाले हल्के बहुत नुमाया थे, और चेहरा बिल्कुल जर्द था। उसके होठों पर पेड़ियां जमी हुई थी। उसे इस वक्त देखने वाला यही सोचता था कि वो किसी लंबी बीमारी से उठा है। 24 घंटों में इतनी शिव बढ़ गई है। उसने हैरानी के आलम में अपने गालों को छूते हुए कहा, इतनी बुरी शक्ल तो मेरी फूड पॉइजनिंग के बाद हॉस्पिटल में रखकर भी नहीं बीती जितनी एक दिन के इस बुखार ने कर दिए। वो बेयकीनी के आलम में अपने हलकों को देखते हुए बड़बड़ाया। टब में पानी भर कर उसमें लेट गया। उससे हैरानी हो रही थी कि बुखार की हालत में भी उसने फौरी तौर इसी वक्त अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लिए, वो क्यों वहीं पड़ा रहा। बाथरूम से निकलने के बाद बेडरूम में रहने के बजाय वो किचन में चला गया। उसे बेतहाशा भूख लग रही थी। उसने नूडल्स बनाए और उन्हें खाने लगा। मुझे सुबह डॉक्टर के पास जाकर अपना तफसीली चेकअप करवाना चाहिए, उसने नूडल्स खाते हुए सोचा। थकन एक बार फिर उसके आज़ाब पर सवार हो रही थी। नहाने के बाद उसे अगरचे अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, मगर उसकी निकाहत खत्म नहीं हुई थी। नूडल्स खाने के दौरान उसने टीवी ऑन कर दिया और चैनल सर्च करने लगा। एक चैनल पर आने वाला टॉक शो देखते हुए उसने रिमोट रख दिया और फिर नूडल्स के प्याले पर झुक गया। उसने अभी नूडल्स का दूसरा चमचा मुंह में रखा ही था कि वो भी इख्तियार रुक गया। उलझी हुई नजरों से टॉक शो देखते हुए उसने रिमोट को एक बार फिर उठा लिया। हाथ आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर चैनल सर्च करने लगा, मगर इस बार वो हर चैनल को पहले से ज्यादा ठहर ठहर कर देख रहा था। उसके चेहरे की उलझन बढ़ती जा रही थी। ये क्या है, वो बड़बड़ाया। उसे अच्छी तरह याद था वो जुम्मा की रात को सड़क पर बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल गया था। हफ्ते का सारा दिन उसने वहीं गुजारा था और इतवार की सहपर को वापस आया था। इतवार की सहपर को सोने के बाद वो अगले दिन 11 बजे के करीब उठा था। फिर उसी रात उसे बुखार हो गया था। शायद उसने मंगल का सारा दिन बुखार की हालत में गुजारा था और अब यकीनन मंगल की रात थी, मगर टीवी चैनल्स उसे कुछ और बता रहे थे। वो हफ्ते की रात थी और अगला तुलू होने वाला दिन इतवार का था। उसने अपने रिस्ट वॉच पर एक नजर दौड़ाई जो लॉन्ग रूम की मेज पर पड़ी थी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसने नूडल्स का प्याला मेज पर रख दिया। एक लख्त ही जैसे उसकी भूख उड़ गई थी। वहां मौजूद तारीख ने उसे जैसे एक और झटका दिया था। क्या मतलब है? क्या मैं 5 दिन बुखार में मुब्तला रहा हूँ? 5 दिन होश हवास से बेखबर रहा हूँ? मगर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ा रहा था। 5 दिन
5 दिन तो बहुत होते हैं, कैसे मुमकिन है कि मुझे मुझे 5 दिन गुजरने का पता ही न चला। मैं 5 दिन तक इस तरह बेहोश कैसे रह सकता हूँ। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ तेजी से अंसर फोन की तरफ बढ़ गया। फोन पर उसके लिए कोई रिकॉर्ड पैगाम नहीं था। पापा ने मुझे कोई कॉल नहीं की और साथ सबको क्या हो गया? क्या मैं उन्हें याद नहीं रहा? उसे जैसे कोई पैगाम न पाकर शौक लगा था। वो बहुत देर तक बिल्कुल साख्त फोन के पास बैठा रहा। ये कैसे हो सकता है कि पापा को मेरा ख्याल ही न रहा हो, या किसी और फ्रेंड को, या फिर किसी और को। इस तरह मुझे कैसे छोड़ दिया उन्होंने। और इस वक्त इससे पहली बार एहसास हुआ कि उसके हाथ एक बार फिर कपा रहे थे। वो निकाहत या कमजोरी नहीं थी, फिर वो क्या था जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। उठकर वापस सोफे की तरफ चला आया। नूडल्स के प्याले को हाथ में लेकर एक बार फिर उन्हें खाने लगा। इस बार नूडल्स में चंद मिनट पहले का जायका भी खत्म हो चुका था। उसे लगा वो बेजायका रबड़ के चंद नरम टुकड़ों को चबा रहा है। चंद चमचे लेने के बाद उसने प्याला दोबारा टेबल पर रख दिया। वो उसे खा नहीं पा रहा था। वो अब भी अजीब सी बेयकीनी की गिरफ्त में था। क्या वाकई वो 5 दिन यहाँ अकेला इस तरह पड़ा रहा था कि उसे खुद अपने बारे में पता था और नहीं किसी और को। वो एक बार फिर वॉशरूम में चला गया। उसका चेहरा कुछ देर पहले जैसा नहीं लग रहा था। नहाने से वो कुछ बेहतर हो गया था, मगर उसकी शेव और आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्के अब भी इसी तरह मौजूद थे। आईने के सामने खड़े होकर वो कुछ देर तक अपनी आंखों के गिर्द पड़े हुए हलकों को छूता रहा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि वो वाकई वहाँ मौजूद थे या फिर उसका वहम है। इसे एकदम अपने चेहरे पर मौजूद बालों से वहशत होने लगी थी। वहीं खड़े खड़े उसने शेविंग किट निकाली और शेव करने लगा। शेव करते हुए उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि उसके हाथ कांप रहे हैं। एक के बाद दिगरे उसे 3 किट लगे। उसने शेव के बाद अपना चेहरा धोया और उसके बाद तौलिए से आईने में अपने आप को देखते हुए उसे खुश्क करने लगा। जब उसे उन जख्मों से रसते हुए खून का एहसास हुआ तो उसने चेहरे को तौलिए से थपथपाना बंद कर दिया। खाली उन जहनी के आलम में वो आईने में अपने चेहरे को देखने लगा। उसके गालों पर आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर खून के कतरे नमोदार हो रहे थे। गहरा सुर्ख रंग। वो पलके चपकाए बगैर उन कतरों को देखता रहा। 3 नन्हे नन्हे सुर्ख कतरे। What is next to ecstasy? पेन। सर्द और मध्यम आवाज आई। वो पत्थर की बुत की तरह साख्त हो गया। What is next to pain? Nothingness. उसे एक एक लफ्ज याद था। नथिंगनेस। वो आईने में अपने आप को देखते हुए बड़बड़ाया। उसकी गालों की हरकत से खून के कतरे उसके गालों पर फिसलने लगे। एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट टू नथिंगनेस? हेल। सालार को एकदम अबकाई आई। वो वॉश बेसिन पर बेख्तियार दोहरा हो गया। चंद मिनट पहले खाई गई खुराक एक बार फिर बाहर आ गई थी। उसने नल खोल दिया। उसने उसके बाद क्या पूछा था, उसने उसके जवाब में क्या कहा था, उसे याद था। अभी तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। एक वक्त आएगा जब तुम सब कुछ समझ जाओगे। हर शख्स पर एक वक्त आता है जब वो सब कुछ समझने लगता है, जब कोई मामा नहीं रहता। मैं इस दौर से गुजर रही हूँ। तुम पर वो दौर आइंदा कभी आएगा। उसके बाद तुम देखना क्या तुम्हें हंसी आती है। सालार को एक अबकाई आई। उसे अपनी आंखों से पानी बहता हुआ महसूस हुआ। जिंदगी में हम कभी न कभी उस मकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे जमीन है, न हमारे सर के ऊपर कोई आसमान। बस सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें इस खला में भी थामे हुए। फिर पता चलता है हम जमीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक जर्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज्यादा की वक्त नहीं रखते। फिर पता चलता कि हमारे होने या न होने से सिर्फ हमें फर्क पड़ता है, सिर्फ हमारा किरदार खत्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज पर कोई असर नहीं पड़ता। सालार को अपने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने बहते हुए पानी को मुंह में डाला। उसे एक बार फिर अबकाई आई। उसके बाद हमारी अकल ठिकाने आ जाती है। उस आवाज को अपने जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था। उसे हैरानी हो रही थी वो उसे इस वक्त क्यों याद आई थी। उसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने शुरू कर दी। चेहरे को एक बार फिर पोंछने लगा। आफ्टर शेव की बोतल खोलकर उसने गालों पर मौजूद उन जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया जहां अब उसे पहली बार तकलीफ हो रही थी। वॉशरूम से बाहर निकलते उसे एहसास हो रहा था कि उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं।
मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। वो अपनी मुट्ठियाँ बेचने लगा। मुझे मदद की ज़रूरत है, अपना चेकअप करवाना है। और नहीं जानता था उसे एकदम वहाँ वहशत क्यों होने लगी थी। उसे अपना सांस वहाँ बंद होता महसूस हो रहा था, यूं जैसे कोई उसकी गर्दन पर पाँव रखे आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल रहा था। क्या ये मुमकिन है कि सब लोग मुझे इस तरह भूल जाएं? इस तरह उसने अपनी वार्डरोब से नए कपड़े निकालकर एक बार फिर कुछ देर पहले का पहना हुआ लिबास बदलना शुरू कर दिया। वो जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहता था। उसे अपने अपार्टमेंट से एकदम खौफ महसूस होने लगा था। उस रात घर आकर वो तकरीबन सारी रात जागता रहा था। एक अजीब सी कैफियत ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। उसका ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा था कि उसे इस तरह भुला दिया गया है। वो माँ बाप की ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो हमेशा हासिल करता रहा था। कुछ उसकी हरकतों की वजह से भी सिकंदर उस्मान और तैयबा को उसके मामले में बहुत ज़्यादा मेहतात होना पड़ा था। वो हमेशा ही उसके बारे में फिक्रमंद रहे थे, मगर अब एकदम चंद दिनों के लिए वो जैसे सबकी ज़िंदगी से निकल गया था। दोस्तों की, बहन भाइयों की, माँ बाप की। वो अगर इस बीमारी के दौरान वहाँ इस अपार्टमेंट में मर जाता तो किसी को पता तक नहीं चलता, शायद तब तक जब तक उसकी लाश गलने सड़ने न लगती। और इस मौसम में ऐसा होने में कितने दिन लगते। वो उस रात एक एक घंटे के बाद अपने आंसर फोन को चेक करता रहा। अगला पूरा हफ्ता उसने इसी बेयकीनी के आलम में अपने अपार्टमेंट में गुजारा। पूरे हफ्ते के दौरान इसे कहीं से कोई कॉल नहीं मिली। क्या ये सब लोग मुझे भूल गए हैं? वो दहशत ज़दा हो गया। एक हफ्ता तक बेवकूफ़ों की तरह किसी की कॉल का इंतज़ार करते रहने के बाद उसने खुद सबसे रब्ता की कोशिश की। वो उन्हें फ़ोन पर बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, वो किस कैफियत से गुजरा था। वो उनके साथ शिकवा करना चाहता था, मगर हर एक से रब्ता करने पर उसे पहली बार यूँ महसूस हुआ जैसे किसी को उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हर एक के पास अपनी मसरूफियात की तफसीलात थी। सिकंदर और तैयबा उसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी सरगर्मियों से आगाह करते रहे। वो वहाँ क्या कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। वो कुछ गायब दिमागी के आलम में उनकी बातें सुनता रहा। तमाम एंजॉय कर रहे हो अपनी छुट्टियाँ। बहुत लंबी चौड़ी बात करने के बाद तैयबा ने बिलाखिर उससे पूछा। मैं? हाँ बहुत। वो सिर्फ 3 लफ्ज़ बोल सका। वो वाकई नहीं जितना था कि उसे तैयबा से क्या कहना, क्या बताना चाहिए। बारी बारी सबसे बात करते हुए पहली बार उस किस्म की सूरत हाल और कैफियत से दो चार हुआ था। उनमें से हर एक को बुनियादी तौर पर सिर्फ अपनी ज़िंदगी से दिलचस्पी थी। शायद अब उन्हें अपने साथ होने वाले वाक़यात बताता तो वो उसके लिए तशवीश का इजहार करते, परेशान हो जाते, मगर वो सब बाद में होता। उसके बताने के बाद उससे पहले उनकी ज़िंदगी के दायरे में उसकी ज़िंदगी कहाँ आती थी। किसको दिलचस्पी थी ये सुनने में कि उसके चंद दिन किस तरह गायब हो गए। और शायद तभी उसने पहली बार सोचा, अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई तो किसी दूसरे को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दुनिया में क्या तब्दीली आएगी, मेरा ख़ानदान क्या महसूस करेगा? कुछ भी नहीं। चंद दिनों के दुख के अलावा कुछ भी नहीं। और दुनिया में तो शायद चंद लम्हों के लिए भी कोई तब्दीली न आए। सालार सिकंदर अगर गायब हो जाए तो वाकई किसी दूसरे को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे उसका IQ लेवल 150 प्लस हो। वो अपनी सोचों को झटकने की कोशिश करता, मगर ऐसी मायूसी और इस तरह की जहनी हालत, आखिर मुझे हो क्या गया है? अगर सब लोग कुछ दिनों के लिए मुझे भूल भी गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। मैं भी तो बहुत बार बहुत से लोगों के साथ राब्ता नहीं रख पाता। फिर अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अगर वाकई में मैं इस बेहोशी से वापस ना आता तो, अगर मेरा बुखार कम ना होता, अगर सीने या पेट का वो दर्द खत्म न होता। अपने जहन से वो सब कुछ झटकने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहता। एक तकलीफ से ज़्यादा खौफ था जिसका शिकार वो उस अचानक बीमारी के दौरान हुआ था। शायद मैंने कुछ ज़्यादा एहसास होता जा रहा हूँ, वो सोचता, वरना एक मामूली सी बेहोशी को ख्वामखा हवा बनाकर सर पर क्यों सवार कर रहा हूँ। वो झंझलाता, कम अज़ कम अब तो ठीक हो चुका हूँ। फिर आखिर अब मुझे क्या तकलीफ है कि मैं इस तरह मौत के बारे में सोच रहा हूँ? आखिर पहले भी तो कई बार बीमार हो चुका हूँ, खुदकशी की कोशिश कर चुका हूँ। जब मुझे किसी खौफ ने तंग नहीं किया तो अब क्यों मुझे इस तरह के खौफ तंग करने लगे हैं? उसकी उलझन और इज़्तिराब में इजाफा होता जा रहा था। और फिर मुझे तो बुखार की तकलीफ ठीक से याद भी नहीं। मेरे लिए तो ये सिर्फ खौफ या कोमा की तरह है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुस्कुराने की कोशिश करता,
کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، خیال تک نہیں میرے اپنے لوگوں کو بھی، میرے فیملی ممبرز کو، دوستوں کو؟ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہوا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تو بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار رہے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہیں تھا۔ مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم نے ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ سٹاپ اٹ، وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے؟ ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح کے سوال تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ 2 دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔